और भारतीय बाजार ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास कामकाज करते हुए 19,381 382 के जोन्स में निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है और 19,388 के निफ्टी का आज का इंट्राडे हाई है। मिड कैप इंडेक्स में तेजी और बढ़ी है और अब 38,108 ये इंट्राडे हाई कुछ मिनट पहले निफ्टी मिड कैप ने छुआ है और 38,100 के आसपास मिड कैप इंडेक्स अभी कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 56 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, करीब 11,740 के जोन्स में 11,768 का हाई है। तो थोड़ी सी तेजी और बढ़ी है तो वो एडवांस डिक्लाइन की स्थिति से ज़्यादा आपको क्लियर होगा। 1,700 शेयर थे थोड़ी देर पहले जो कि तेज़ी में थे, अब 1,768 शेयर जो कि तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे हैं। 1,118 शेयरों में बिकवाली है। ये नंबर 1,200 प्लस था थोड़ी देर पहले डिक्लाइन वाला, वो अब कम होकर 1,188 की रेंज में आता हुआ दिखाई पड़ा है। मेजर कंट्रीब्यूटर के तौर पे आज एक तरफ है रिलायंस जहां पर एक्स डिविडेंड भी है और अदरवाइज भी प्रेशर है, लेकिन दूसरी तरफ आपके सामने खड़े हैं बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस और भारतीय एयरटेल जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। तो ये कुछ कंट्रीब्यूटर वाइज प्लेट आपको दिखाई पड़ेगी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना वो सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और अपना पोर्टफोलियो हमारे एक्सपर्ट से बनवा सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। एक लंबे अंतराल के बाद आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए रचना वैद मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। तो रचना मैम नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो बहुत समय बाद आप आए हो, तो बीच की जो एक मिसिंग जर्नी थी कैसी रही आपके लिए? कैसी, हमारे लिए तो हमें पता ही है कैसी थी, लेकिन आपके लिए कैसी रही वो जर्नी? जी नमस्कार एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। एंड सही बात है, मैंने काफी टाइम बाद आपको यहाँ पे इस शो में ज्वाइन करा है एंड डेफिनेटली मैंने बहुत मिस करा आप लोगों को, सबको, ऑडियंस को एंड हमारे इन शोज को, हमारे डेली चिट चैट्स को। बाकी जर्नी ठीक ठाक रही एंड काफी चीजों का इंतजार था और लकीली वो चीजें प्ले आउट हो गई जैसे एक्सपेक्टेड था एंड सी आई एम बैक विथ यू ऑल हियर टुडे। तो रचना मैम अब मार्केट्स पे आपका व्यू, क्योंकि आज डे हाई के आसपास है और अदरवाइज पिछले हफ्ते 0.5% के आसपास की गिरावट के बाद आज खरीदारी है। सो बहुत दिन से हम एक रेंज में चल रहे हैं और उस रेंज के लोअर एंड से वापस पुल बैक आया है। तो क्या ये पुल बैक प्ले ही है खाली, या माने कि हाँ नियर टर्म बॉटम हो गया, वापस रफ्तार पकड़ेंगे अब हम? जी, जहां तक मार्केट के व्यू की बात है, हम नियर टर्म बॉटम तो अभी नहीं कह सकते क्योंकि ये जो करेक्शन है वो खाली टाइम करेक्शन नहीं है, प्राइस करेक्शन है और आज की प्राइस एक्शन में बहुत दिनों के बाद एक पुल बैक दिखने को मिला है। तो हम इसको पुल बैक रैली की तरह ही, थोड़ा रिलीफ रैली की तरह ही प्ले करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और यहाँ पे ये मूव जो आज दिखा है वो ऊपर वाली साइड पे फ्यूचर्स पे 19,470 तक जा सकता है, जहां पे एक रेजिस्टेंस है। तो अगर वहां से हम मुड़ गए, वापस नीचे जाना शुरू किए, तो वो जो फॉल था, डिक्लाइन जो था, वो रिज्यूम कर सकता है। इसलिए हम यहाँ पे शॉर्टर टर्म रिलीफ की तरह इसको प्ले करें, ना कि ये समझे कि बॉटम बन चुका है। और रचना मैम, क्या निफ्टी बैंक यही मेजरली ड्राइविंग सीट पे रहने वाला है? क्योंकि आज तो आईटी भी आया है पार्टिसिपेट करने, रिलायंस आज बैकफुट पर है। सो ड्राइविंग सीट पे कौन रहेगा इस बार की पुल बैक में? जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो उसमें तो सिमिलर सिचुएशन है लाइक निफ्टी, तो इसको भी हम ये नहीं कह सकते कि ये ड्राइविंग सीट पे बैठेगा, लेकिन नेवरदलेस यहाँ पे शॉर्ट्स काफी होंगे सिस्टम में। तो अगर शॉर्ट्स को कवरिंग मिलती है तो इन दैट केस, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग रैलीज बहुत पावरफुल होती है और एक डरा हुआ बेयर सबसे बड़ा बुल होता है, इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी में अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, जो इस बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को 44,500 की तरफ लेके जा सकती है। एंड वो अगर निकल गया देन वी मे सी इवन हायर लेवल्स। तब तक जब तक ये काउंटर 43,700 को बरकरार रखेगा, तब तक यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग पावरफुली दिख सकती है। डरा हुआ बियर सबसे बड़ा बुल होता है, ये सेंटेंस अच्छा लगा। आप इसीलिए बड़ी शॉर्ट कवरिंग मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब भी कभी शॉर्ट कवरिंग आती है वो क्यों लॉन्ग से तेज होती है? क्योंकि डरा हुआ बियर होता है, वो बुल से ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। चलिए अब अपने दर्शकों से बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ अच्छा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ तीनों साइड जाना है। आज दिल्ली में हमारे साथ गीता जी मौजूद हैं, पश्चिम बंगाल कोलकाता से हमारे साथ अंजना जी मौजूद रहेंगी, उनसे हम बातचीत करेंगे, और प्रणाली से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे साथ पुणे से मौजूद रहेंगी। तो पहले चलते हैं बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हमारे साथ अंजना मैम मौजूद हैं। अंजना मैम नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
मुझे जो एक पहला ब्रीफ आया था उसके हिसाब से आप बहुत समय से मार्केट में निवेशित हो और बहुत पुराने हमारे दर्शक भी हो। तो पहले मैं आपका एक ब्रीफ इंट्रो चाहूंगा मैम, आप क्या करते हो, कब से हो मार्केट में? मैं तो मार्केट। नमस्ते सुमित जी। जी नमस्कार अंजना मैम। मैं कोलकाता से बोल रही हूँ। जी। अच्छा, एक्चुअली मैं पहले नॉर्थ इंडिया में मेरे हस्बैंड के चलते पोस्टेड थी, तो वहां से मेरे को शेयर मार्केट का इंटरेस्ट लगा था। ओके। तो हाँ, उसके बाद हम लोग इन्वेस्ट करते गए। मैंने डिटेल आपको लिखा भी है वहाँ पे। 2007 में हम कितने पैसा डाले थे, फिर उसके बाद वो स्कैम वाला आने का बाद वो हाफ 1/4 हो गया था वो मेरा। लेकिन हम लोग डर गए थे जरूर, लेकिन निकाला नहीं, क्योंकि ये लगा था कि हमारा जो शेयर है अगर इंडिया आगे प्रोग्रेस करेगा तो ये भी करेगा। तो अंजना मैम, मुझे जो डिटेल बताया गया कि आपने पुराने समय में यानी 2008-9 के अंतराल में कहीं एक लंबा लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें सारे एसबीआई, एशियन पेंट्स, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब आपने इन्वेस्ट किया, राइट? एग्जैक्टली। और सारा लार्ज कैप में था। और उनकी तो सिचुएशन बिल्कुल ही बदल चुकी होगी, उनकी तो रूपरेखा ही बदल गई होगी। एक्चुअली वही 441 में मेरा ब्रिटानिया था उस टाइम। हाँ, तो सुनने के बाद अभी जिससे बताती हूँ, मैं बोलती हूँ जी मेरा 41 पे ब्रिटानिया है मेरा, सब सुनते हंसते हैं, मतलब इस तरह का हाल सबका। कैसा लगता है अंजना मैम, इतने सालों से आप बाजार में हो, इतने सालों में आपने इतने लार्ज कैप्स को ग्रो करते देखा, मतलब आपका ब्रिटानिया का स्टॉक ही जो आपने एग्जांपल दिया 10 गुना हो चुका है वहां से। सो कैसा लगता है ये जर्नी को, मतलब इसमें इसका हिस्सा बने हुए? आपको फ्रैंकली बताओ, मेरे हस्बैंड के चलते जब हम लोग इसमें इन्वेस्ट किए थे, तब बंगाल में ये कल्चर बहुत कम था। इवन मेरे फादर वो भी कहते थे ये सब पैसा चला जाएगा, इसमें क्यों फटकाबाजी करते हो, इस टाइप का उनका व्यू था। उसके बाद लेकिन हम लोगों को लगा था नहीं, डटे रहो, जो भी होगा इतना ही पैसा तो जाएगा, आगे और नहीं डालेंगे, चलो। लेकिन वो बाद में जब ये देखा जिन्ना ये है सबसे बढ़िया, किसी को प्रोफेशन अगर लेना है तो इसी में लेना चाहिए। लेकिन मेरा बैड लक है, मेरा बेटा बेटी दोनों ने किसी में इस लाइन में नहीं आया, दोनों यूएस चला गया, दोनों इंजीनियरिंग किया, यूएस चला गया, हम दोनों ही खाली इसके पीछे पड़े हैं। मेरा हस्बैंड अभी रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद वो फुल फ्लेजेड इसी में आएंगे। चलिए, बढ़िया एक्सपीरियंस आपका, और टाइम जो आपने डेडिकेट किया उसका पूरा वैल्यू भी आपको मिला। तो अंजना मैम, अब आप किन शेयरों में फंसे हो, क्या आज सवाल पूछना चाहते हो? है क्या ये जो अभी टर्मोइल नहीं बोलूंगी, ये जो चल रहा अभी 15 दिन से मार्केट का जी। हाँ, तो उसमें मैं थोड़ा सा फंस गई हूँ पावर फाइनेंस लेकर। तो आपको 270 का कॉल है मेरा, देखिए वो 8.25 पे मैंने लिया। जी, मैंने 2 कॉल आपकी जो मेरे सामने है उसमें एक पावर फाइनेंस की कॉल है 270 की, और टाटा पावर की कॉल है 235 की, राइट? जी, ये दोनों कॉल का क्या इमीडिएट इस मंथ का बताइए, मतलब अगस्त में क्या होगा इसका 31 तक? ओके, तो सबसे पहले तो जिस तरह का आपने ट्रेडिंग किया है, एक शानदार ट्रेडिंग रहा है, शानदार इन्वेस्टमेंट जर्नी रहा है आपका, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रहा, ट्रेडिंग मत बोलिए, उसमें मैं जीरो हूँ। चलिए, तो रचना मैम, 2 सवाल हैं। बढ़िया इन्वेस्टमेंट जर्नी रही है, लेकिन ट्रेडिंग में थोड़ा सा टर्मोइल्स फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन पावर फाइनेंस की 270 की कॉल, करीब 8-8 रुपए के दाम पर खरीदारी की इन्होंने इस मंथ की, और टाटा पावर की 235 की कॉल, जो कि इन्होंने 15 रुपए के दाम पर खरीदारी कर रखी है। इस मंथ की दोनों सिचुएशंस हैं, तो क्या करना चाहिए? क्योंकि टाटा पावर का जो पूरा प्रीमियम है वो तो वाइप आउट हो गया, रफली 4 रुपए के आसपास आ गया, और लाइक वाइज पावर फाइनेंस भी 8.25 रुपए के आसपास इनकी खरीदारी थी, वहां पर प्रीमियम वाइप आउट हुए हैं, 5-5.5 रुपए आ चुकी है। क्या करें इन दोनों में? जी, पावर फाइनेंस की जहां तक पहले बात करते हैं, अगर तो पावर फाइनेंस में अगर मैं ये पूछूं कि क्या चांस है इसमें मूव आने के, तो द आंसर इज यस, चांस डेफिनेटली है इसमें। हाँ, ये बात सही है कि इनके एंट्री के बाद ये डाउन गया है, तो इनको पेन थोड़ा टॉलरेट करना पड़ा है, बट नेवरदलेस वो उन्होंने करा है। तो नाउ अगर वो इस पोजीशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। एंड यहाँ पे 3.5 के आसपास इनको अपना एसएल लगा लेना चाहिए, क्योंकि उनकी एंट्री से ऑलरेडी 5-5.5 तक आ चुका है काउंटर, तो 3.5 के करीब एसएल लगा ले, और अगर वो लेवल टूटता है तो डेफिनेटली निकल जाए। लेकिन अगर ये लेवल होल्ड करता है तो देयर आर चांसेस
कि अंडरलाइन में क्योंकि मूवमेंट है तो उस हिसाब से ये इनकी अंडरलाइन जो है वो इनकी एंट्री से भी बहुत करीब है, तो ये इसको अगर क्रॉस करेगा तो इनका ये जो कॉल है वो इन द मनी आने के चांसेस है। तो 3.5 का एसएल लगा के बने रहे, और ऊपर वाली साइड पे अगर ये काउंटर चलने को शुरू होता है तो इट कैन गो टुवर्ड्स 10 एंड 12 एंड 15। तो और मैम टाटा पावर को लेकर रचना मैम वहां क्या कहोगे आप? या जहां तक टाटा पावर के कॉल ऑप्शन की बात है तो कैश लेवल आप देखिए इनका बहुत दूर है, और ये कॉल जो है अच्छा नहीं लग रहा है। वी आर इन द लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी, तो अगर इनका चलना शुरू भी होता है तो एंट्री लेवल से इतने ये दूर आ चुके हैं ऑलरेडी, ये पूरी जर्नी कवर करके लॉस को रिकवर करके फिर इन द मनी आना इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, नॉट वेरी इजी, स्पेशली क्योंकि लास्ट वीक है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट एडवाइस करना चाहूंगी और ये कहूंगी कि यहाँ पे अगर ये निकल जाए तो कोई गलत बात नहीं है। नेवरदलेस अगर ये कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एज वी कैन सी की पेन उन्होंने टॉलरेट कर लिया है, तो इन दैट केस 2 पे एसएल लगा ले, अगर वो भी टूटता है तो निकल जाए, अदरवाइज यहाँ पे ज्यादा होप्स नहीं लग रही। पीएफसी इज लुकिंग मच बेटर। तो अंजना मैम पीएफसी 3.5 का स्टॉप लॉस आप बने रहो, टाटा पावर 2 रुपए का स्टॉप लॉस है, लेकिन आपको कोई तेजी मिले आप निकल जाओ। बस एक ही फ्लॉ हुआ अंजना मैम पूरी सिचुएशन में, क्वालिटी तो दोनों कंपनियों की अच्छी थी, लेकिन क्योंकि 20 तारीख पार हुई है तो जो प्रीमियम रहते हैं वो पूरी तरह से अब वाइप आउट हो चुके हैं, तो टाइम जो मिलना चाहिए था वो टाइम नहीं है, जिसकी वजह से ये रेंज बाउंड मार्केट या टाइम बेस्ड करेक्शन के अंदर फंस के आपके गेंस चले गए हैं। आपसे मैं आगे अंजना मैम और आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। गीता मैम भी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है, पहले उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। गीता मैम नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैम आप क्या करते हो, कब से हो मार्केट में, क्या पैटर्न है आपका ट्रेडिंग का, इन्वेस्टमेंट का? सर मैं दिल्ली में एक छोटी ट्रैवल एजेंसी एज ए टूर ऑपरेटर हूँ। तो ट्रेडिंग मैंने अभी लास्ट 1 साल से मैं शुरू कर रही हूँ, बट ट्रेडिंग में कभी प्रॉफिट कभी लॉस रहा है। अभी मैं इसको इक्विटी में इन्वेस्ट करना शुरू किया है पिछले 4 महीने में जी। तो मेरी फर्स्ट इंक्वायरी है कि सर उत्कर्ष बैंक जो अभी हाल फिलहाल आया है, मैंने उसके 40 शेयर लिए हुए हैं, 50 रुपए 40 पैसे पे 40 शेयर जी। नहीं तो गीता तो मेरी आप पहले ट्रेडिंग करते थे फ्यूचर्स में या कैश में? सर ऑप्शन में। ऑप्शंस में, ओके। और एक टाइम आपको ऑप्शंस में लॉसेस लगे या मिला जुला सा रहा इफेक्ट, तो अब आप आ गए हो कैश मार्केट के शेयर खरीदने में, राइट? हाँ जी सर, मिला जुला सा रहा है। ओके, तो आपकी जो मैं स्टॉक्स देख रहा हूँ उसमें दोनों के दोनों स्टॉक बैंक के हैं, उत्कर्ष और आईडीएफसी। ऐसा क्यों मैम, दोनों बैंक्स क्यों? क्योंकि सर उत्कर्ष बैंक अभी हाल फिलहाल शुरू हुआ है, तो एक्चुअली मेरा जो नजरिया है वो मैं लॉन्ग टर्म रखना चाहती हूँ। तो ये है कि 5 से 7 साल में मे बी अच्छा मुझे ये इनपुट देंगे, तो मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने बैंक में, क्योंकि मानव सर जो है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को ज्यादा प्रेफर करते हैं, मैंने आपके चैनल पे देखा है, अक्सर वो कहते हैं कि कभी भी डिप मिले आप बाय करो, तो सेकंड वो बैंक मैंने उसले लिया है। ओके, लेकिन ये दोनों बैंक आपने छोटे टिकट साइज के लिए, कोई खास वजह? हाँ अभी सर जी, क्योंकि अभी स्टार्ट कर रही हूँ इक्विटी में। मैंने बताया पहले मैं ट्रेडिंग करती थी, इक्विटी अभी हाल फिलहाल शुरू किया है, तो मैं इसीलिए आपकी राय जानना चाहती हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया गीता मैम, सही समय पर सही फैसला लिया आपने। अगर नहीं ऑप्शन सूट करता तो कैश मार्केट शेयर तो एटलीस्ट है ही आपके पास। तो रचना मैम, 2 नाम, एक है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, बहुत बड़ा इसका चार्ट हिस्ट्री नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप कैसे से ट्रैक कर रहे हो, और दूसरा आईडीएफसी फर्स्ट, यहाँ पर क्योंकि ये मर्जर भी है तो एक बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन यहाँ पर भी पेंडिंग है। कैसे देख रहे हो आप इन दोनों को? जी डेफिनेटली आपकी बात सही है, उत्कर्ष में ज्यादा प्राइस एक्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन नेवरदलेस जितना भी अवेलेबल है वो हमें एक इंपॉर्टेंट इंसाइट देता है। और उसमें मैं ये कहूंगी कि इनके एंट्री लेवल से जरा सा ये नीचे गया है एज ऑफ नाउ। अब अनफॉर्चुनेटली ये लिस्टिंग के बाद ज्यादा इसने फर्दर हाइज नहीं बना पाया है ये, और इसीलिए ये डाउन ट्रेंड में है। और यहाँ पे क्योंकि इनका नजरिया इन्होंने जैसे बताया लॉन्ग टर्म है,
तो इन दैट केस मैं ये कहूंगी कि 44 के आसपास एसएल लगाना चाहिए, और अगर ये काउंटर 44 के आसपास का लेवल जो है इसका वो होल्ड कर लेता है, देन देयर आर चांसेस कि आने वाले टाइम में यहाँ वहां से उस लेवल के आसपास से एक रैली शुरू होने के चांसेस है, जो इसको ऊपर वाली साइड पे इनकी एंट्री को फिर से पार करा सकते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट या पॉजिटिव मोमेंटम में स्ट्रेंथ कब नजर आएगी, तो वो तब नजर आएगी जब ये काउंटर 54 का लेवल क्रॉस करेगा। तो या तो वो यहीं से कहीं से रुक जाए और 54 के ऊपर जाए तो इट विल लुक मच बेटर, या तो नीचे जाए तो कम से कम 44 ना तोड़े और वो क्लोजिंग बेसिस पे होगा, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे अगर 44 होल्ड कर जाता है तो आने वाले टाइम में एक रैली शुरू होगी। फिलहाल रैली नहीं है, लेकिन क्योंकि लॉन्ग टर्म है तो 44 का एसएल लगा के बने रहे। एक बार 54 क्रॉस कर दिया इसने तो ये 70 की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, 70 एंड 85। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर मैम क्या कहोगे आप? यस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जहां तक बात है तो इसमें इन्होंने ये काउंटर का चार्ट वगैरह तो अच्छा है, जस्ट कि इन्होंने अपनी एंट्री जो है वो जिस लेवल से करी है वहां ऑलरेडी काफी रैली आई हुई है उस लेवल तक, लेकिन नेवरदलेस उनको इसमें बने रहना चाहिए। ये काउंटर अच्छा लग रहा है और यहाँ पे अगर वो अपना एक एसएल मेंटेन कर सकते हैं विच वुड बी अराउंड 75, तो यहाँ पे बने रहने में फायदा है। ये काउंटर 100 को क्रॉस करते हुए हमें आगे जाते हुए अगेन यहाँ पे इनका नजरिया क्योंकि लॉन्ग टर्म है तो 100 को क्रॉस करके 120 की तरफ जाता हुआ हमें नजर आ सकता है ओवर ए मीडियम टर्म, लेकिन एसएल जैसे बताया उस हिसाब से मेंटेन करना जरूरी है क्योंकि इनकी एंट्री काफी ऊपर के लेवल पे है। तो गीता मैम, एक 75 रुपए का स्टॉप लॉस और एक 44 रुपए का स्टॉप लॉस, ये दो नाम आपको बताए गए हैं, दोनों स्टॉप लॉस बताए गए हैं, इनको आप जरूर ध्यान रखना और अपनी पोजीशंस के अंदर आप सो फार बने रह सकते हो। आपसे मैं आगे बातचीत करूंगा। अंजना मैम, आपके पोर्टफोलियो मैंने एक चीज और ऑब्जर्व किया, आपके पास जीएमआर इंफ्रा के शेयर हैं 40 रुपए पर, एचसीसी के शेयर हैं 44 रुपए पर। क्या ये वो लॉट है कि इकट्ठे बहुत सारे शेयर ले लिए, कुछ बहुत अच्छा कर गए, कुछ अभी कमजोर रह गए, उनको आप देख ही नहीं रहे, ठीक है चलो बहुत अच्छे वाले बहुत अच्छे निकल गए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, एनसीसी का जो बात आप कहेंगे वो थोड़ा सा जगनमोहन रेड्डी आने का बाद थोड़ा सा कम हो गया था और लोकल लेबर लेने वाला इशू था, इसी के चलते वो बहुत ज्यादा डाउन हो गया था ना। हाँ। लेकिन उसको तो हमेशा बहुत उसमें रहता है ना, सब उसको लाइक करते हैं। तो अच्छा, मैंने तो ये सोचा एनसीसी है, एचसीसी नहीं है? तो आप किसके बारे में? मैं एनसीसी के बारे में बोल रही हूँ। अच्छा, मेरे को टीम ने एचसीसी दिया था इसलिए मैंने वो सवाल पूछा था आपसे। एनसीसी भी है, लेकिन उसका जो स्कैंडल हुआ था उसके वो 44 रुपीज में मेरा शायद है। हाँ। तो आपको तो 5 रुपया 10 रुपया में भी आ गया था तो ना। अंजना मैम, आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक होंगे मोर और लेस, कहीं आप काउंट कर पाए हो कि सब मिला के कितने होंगे नंबर? अब नहीं, खाली मेरा तो नहीं है, मेरा हस्बैंड दोनों का ही है। तो क्योंकि आपने जो लिस्ट भेजी उसी में करीब 11-12 स्टॉक है, तो अदरवाइज आपके पास कितना स्टॉक होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स? तो मेरा 3 पोर्टफोलियो मिला के आप सोच लीजिए नियर अबाउट 50 स्टॉक्स तो होगा। चलिए, और आप मैनेज कर पाते हो दोनों लोग मिलके उन स्टॉक्स को उतने को? चल रहा अभी तक तो टचवुड चल रहा, लेकिन आगे इससे मतलब अच्छा करने के लिए देखेंगे। मेरे हस्बैंड खाली हम लोग इंतजार में है वो रिटायर हो जाए फिर आ जाए इसमें। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा अंजना मैम आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया, आज अपने समय दिया, हमसे बातचीत की। और गीता मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सवाल पूछने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और रचना मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी देशों के सवालों के जवाब देने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन बीच में बातचीत में ही निफ्टी इंट्राडे में 19,400 के पार पहुंचे आसपास का है और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर 11,740 पर, 11,768 के हाइस वहां पर है। तो ऑलमोस्ट मार्केट्स में ब्रॉडर तरह साइड पर खरीदारी है और एडवांस क्लाइन अब 1800 की तरह ऑलमोस्ट करीब पहुंचते हुए 1780 बढ़ने वाले और 1131 गिरने वाले स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं। जोरदार बाइंग है अदानी समूह में और एफ&ओ साइड पर करीब 140-145 शेयर है जो कि तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक और ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार मिड कैप मंत्रा दीपाली राणा।